हेलो फ्रेंड्स, बुद्धा फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य की नीति निर्देशक तत्व इस पे बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ के इसको अक्सर क्वेश्चन पूछता है, पीटी में भी पूछता है, मेंस में पूछता है, स्टेट पीसीएस लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती रही है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और देखिएगा तो इसका जो आधार था सेम था जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का आधार है, अर्थात 1928 का जो नेहरू प्रतिवेदन था। उसमें जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें कुछ कुछ ऐसे राइट्स थे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में उस समय नहीं जोड़ा गया था जब हमारे देश आज़ाद हो रहा था, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स थे वो लिमिटेड थे उस समय। और इसके अलावा देश को बनाने की चुनौती भी थी राष्ट्र को। तो उसीलिए कुछ ऐसे भी अधिकार थे जिसको हमारे संविधान निर्माता ने यह सोच के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया कि जैसे जैसे स्टेट के पास रिसोर्स बढ़ेगा, समृद्ध होगा और वो उसको लागू करवाने का प्रयास करेगा। इसलिए ये कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया गया, लेकिन इसको भी पर्याप्त महत्वपूर्ण बनाया गया। तो हम देखते हैं इस पर क्या क्या चीज़ है। पहला है कि इसमें कि क्या एक क्वेश्चन पूछता है सबसे एक पहला क्वेश्चन पूछता है कि हमारे आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक डीपीएसपी की चर्चा की गई, किस किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये आपका पीटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा है तो वो आपका हो जाएगा। तीसरा, अगर मेंस वगैरह के क्वेश्चन में पूछ देता है तो ये आपको आधार व्यापक करेगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो आर्टिकल 335, आर्टिकल 350 को और अनुच्छेद 351 इन तीनों में भी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखा जा सकता है। 335 क्या है? 335 ये है कि अगर आप आरक्षण देते हैं तो उसमें इस तरह से दें कि जो शासन की जो गुणवत्ता है, प्रबंधन है, वो कुप्रभावित ना हो पाए। एक दूसरा है कि 350 को में है कि हर जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए इसमें प्रावधान है कि वो अपनी भाषा में चीज़ों को रख पाएँ। और तीसरा 351 है, वो हिंदी का एक सामासिक भाषा के रूप में विकास से रिलेटेड है। तो इस पे आप मेंस वगैरह में डाल दीजिएगा तो आयाम बढ़ेगा और मार्क्स भी बढ़ेंगे इससे। फिर है कि आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, ये राज्य की परिभाषा जो वही है जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में किए थे, यानी आर्टिकल 12 के तहत, आर्टिकल 12 के तहत। आप देखिएगा जो फंडामेंटल राइट्स का पहला वीडियो है उसमें इस पर चर्चा की हम लोग, तो वही राज्य है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा गया है कि राज्य का मतलब उसी चीज़ से है जो हमारे मूल अधिकारियों के तहत राज्य है। तो ये हो गया। आर्टिकल 37 में जो हम लोग अभी बात किए थे कि परिवर्तनीय नहीं है किंतु पर्याप्त महत्वपूर्ण है, अर्थात न्यायालय द्वारा आप इसको इनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि इसका महत्व कम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 38 कि राज्य, ये बेसिकली क्या है, इक्वलिटी की बात करता है। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता कम हो और राज्य व्यक्तियों के मध्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ये दो बात है। तो बेसिकली देखिएगा तो सेकंड वाला आर्थिक समानता से ही रिलेटेड है। तो ये हो गया। आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि पुरुष और महिलाओं को आजीविका दोनों को प्रदान करने की बात की गई है। और 2 और 3 अर्थात आर्टिकल 39 का खो और गो हम लोग याद है फंडामेंटल एक्ट में भी इसको पढ़े थे। और हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये भी किया गया था कि आर्टिकल 39 खो और गो का महत्व आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 से अधिक है, क्योंकि इसमें जो बात किया गया है वो ये बात किया गया जो प्राकृतिक संसाधन है जो भारत में, और जो धन और उत्पादन के साधन है उसका लगभग इक्वल वितरण हो पाए, ताकि और गरीबी को कम करने के लिए ज़रूरी भी था। तो और लेकिन आप देखिएगा तो अगर आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो जिस व्यक्ति के पास है अभी उसका तो संपत्ति के राइट्स प्रभावित होगा ना। उसीलिए इन दोनों को महत्व को फंडामेंटल राइट्स से अधिक बताया गया था, ताकि आप इस आधार पर इसको नकार नहीं पाएँ कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। 39 खो में है प्राकृतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण। ये बहुत बार पूछता है पीटी में, तो याद रखिएगा 39 इसको तो याद रख कर लीजिएगा। और 39 गो में है अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं। तो ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद 39 घो में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन एक है। फिर दूसरा है इसमें 5 में है महिलाओं एवं बच्चों को अस्वास्थ्यकर रोजगार से मुक्ति, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि बाध्य होकर पैसा कमाने के लिए वो लोग को ऐसा रोजगार करना पड़े जो उसके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं हो। और एक चीज़ जो डाला गया वो ये डाला गया कि बच्चों का विकास एवं शोषण से रक्षा, इसलिए डाला गया था क्योंकि चाइल्ड लेबर का समस्या उस समय भी था भारत में।
तो बेसिकली ये चीज़ था कि चाइल्ड लेबर वगैरह से तो बचाना ज़रूरी था, इसके अलावा शोषण से रक्षा के लिए ज़रूरी था, तो इसलिए इस चीज़ को लाया गया सामने। अब एक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था 39A, संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था इसे। तो इसमें क्या है, निःशुल्क विधि सहायता, ये भी समानता से ही रिलेटेड है, क्योंकि मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है तो और वो अपनी गरीबी के कारण वकील नहीं रख पा रहा, तो एक प्रकार से उसका बेसिक न्याय का उल्लंघन होगा। अब ये तो जो अधिकार है ये आर्टिकल 21 के तहत जो विस्तार किया गया है उसमें भी शामिल कर दिया गया है। तो अब देखिएगा जो धीरे धीरे जो नीति निर्देशक तथ्य है, बहुत सारा चीज़ उसका फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत, या फिर न्यायालय किसी चीज़ को पे निर्णय दिए तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को लागू किया गया है। तो इससे भी मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि क्या इन्फोर्सेबल है, क्या धीरे धीरे किस तरह से इन्फोर्सेबल हो रहा है, तो आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। आर्टिकल 39 हो गया, उसके बाद हम लोग आर्टिकल 40 में जाते हैं। आर्टिकल 40 है पंचायतों का संगठन। 41 किस चीज़ से रिलेटेड है, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता में लोक सहायता। हम लोग देखिएगा तो सामाजिक सुरक्षा जो अधिनियम है उसमें वृद्धा अवस्था पे के लिए पेंशन योजना है, विधवा के लिए पेंशन योजना है, और निःशक्त व्यक्ति जो है उनके लिए पेंशन योजना है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 41 से रिलेटेड है। आर्टिकल 42 ये बहुत ज़रूरी है ताकि काम में आपका शोषण ना हो पाए। पहले था कि काम के जो दशा थी बहुत ख़राब था, तो और आज़ादी से पहले श्रमिक सब का समस्या पर्याप्त उठा हुई था, और जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो भी इन आंदोलनों में शामिल रहे हैं। तो उसीलिए ये चीज़ जोड़ा गया था 42। 43 में था कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अवकाश तथा श्रेष्ठ जीवन स्तर की व्यवस्था, कुटीर उद्योगों का विकास, ये भी जोड़ा गया, तो ताकि पर्याप्त अवकाश मिल पाए, श्रेष्ठ जीवन स्तर हो पाए उन लोगों का। फिर बाद में और दो चीज़ को जोड़ा गया, 43 को में जोड़ा गया था प्रबंधन में भागीदारी, क्योंकि अगर प्रबंधन में मजदूर वर्ग के लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो जो निर्णय होंगे उसमें हो सकता है कि मालिक लोग अपने पक्ष में पारित कर दें। ऐसे भागीदारी होने पे क्या होगा, एक तो कॉन्सेंसस होगा और ज़्यादा लोकतांत्रिक ढंग से सबके लिए अनुकूल एक आपसी सहमति से ऐसा विधि का निर्माण हो पाएगा जिसमें सबका कल्याण हो। और आर्टिकल 43 खो सहकारी समितियों के निर्माण से रिलेटेड है, ये पूछता है कभी कभी। 44 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, समान विधि संहिता। आप देखिएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाए हैं इसके लिए कि संपत्ति में सबको हक मिले, धर्म के आधार पर ऐसा ना हो कि किसी का शोषण हो। हाल फिलहाल में मुस्लिम महिलाओं को जो 3 तलाक प्रथा है उसको रोकने के लिए प्रबंध किए गए थे, तो ये समान विधि संहिता के अंतर्गत आएगा। अब देखिएगा आर्टिकल 45 में क्या है, पहले एक्चुअली ये चेंज हुआ है। आर्टिकल 45 में पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके आप शिक्षा की व्यवस्था कीजिएगा, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 21A जोड़ा गया, और जिसमें इस वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को क्या बना दे, आवश्यकता को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। तो जब वो फंडामेंटल राइट्स में शामिल हो गया तो फिर इसमें उसका ज़रूरत नहीं रहा, तो उसमें ये चेंज कर दिया गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शिक्षा एवं देखभाल, जैसे कि आंगनबाड़ी वगैरह के केंद्र से हम लोग करते हैं। 46 क्या है, SC ST दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा। 47 क्या है, पोषण स्तर में वृद्धि, नशीले द्रव्यों के प्रयोग में कमी, हानिकारक ड्रगों के प्रयोग निषेध है, ये सब है, ये भी गांधी जी से प्रभावित था। आर्टिकल 48 इसमें क्या है, पशुपालन का विकास एवं गाय वध का निषेध। आर्टिकल 48 को पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 इसमें क्या है, राष्ट्रीय महत्व की वस्तु। ये सब भी देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा तो याद हो जाएगा, एक बार में रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देखते रहिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। और मेरे ख्याल से तो याद कर लेना चाहिए GPSP तक कम से कम, क्योंकि इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, खासकर आर्टिकल 46 में क्या था, आर्टिकल 44 में क्या था, और धीरे धीरे देखिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 49 में था राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। 50 में क्या है, लोक सेवाओं में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, ताकि कोई एक तानाशाही ना हो पाए। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा एवं राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों का विकास, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है एकता बनी रहे, फ्रेंडशिप बने रहे, तो इसलिए। अब देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है पीटी में कि, या फिर मेंस में भी पूछ दे कि नीति निर्देशक तत्वों में किस प्रकार संशोधन हुए हैं, तो आप इस पे लिख सकते हैं। और दूसरा चीज़ है पीटी में क्वेश्चन पूछेगा
तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे संविधान का 42वां संशोधन था, उसमें क्या क्या 3 चीज़ अलग आया था। आर्टिकल 39 को उसमें हम लोग बात कर चुके हैं, निःशुल्क विधि संहिता। 43 को प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। 48 को इसमें क्या था, वन्य पर्यावरण, वन्य जीव से वाला तो था ही, तो उनकी सुरक्षा का जो प्रावधान था वो सब हम लोग की बात किए थे। आर्टिकल 44 का 44वां संशोधन में 38 की भाषा को परिवर्तित किया गया। जब उसी तरह 86 का हम लोग बात कर ही चुके हैं कि अनुच्छेद 53 के तहत उसमें जो पहले था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, उसको हटा के क्या कर दिया गया, 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा। संविधान का 97वां संशोधन, ये कई बार पूछता है पीटी में कि सहकारी समिति को किससे रिलेटेड कौन से संशोधन में जोड़ा गया, तो 97 संशोधन 43 को, तो ये हो गया हम लोग का। इससे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब ये पूछ देता है ना कभी कभी कि इसका कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार का है, तो उस पर हम लोग देख लेते हैं। पीटी में कभी कभी जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी वगैरह, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइए। हालांकि आप लॉजिकल रीजनिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे एक बार देख लेने से क्या होगा ना कि वो चीज़ दिमाग में रहेगा उस समय और जल्दी बन जाएगा चीज़ उसलिए। तो देखिए गांधीवादी है, गांधीवादी क्या है, 40 ये तो कोई भी बता देगा। पंचायती राज का हमेशा पक्षधर थे गांधी जी। 43 का क्या था, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो कार्य की दशा सही बने रहे, ये सबसे रिलेटेड था, तो वही गांधी जी हमेशा इस चीज़ के लिए सवाल उठाए थे। 43 को प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ये भी गांधी जी का था। एक प्रकार से न्यास व्यवस्था चाहते थे जिसमें से सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और वो चलाएं प्रशासन को, तो ये भी गांधीवादी है। 46 क्या है, ST एवं दुर्बल वर्गों की सुरक्षा, ये भी गांधीवादी चीज़ है। 47 है, ये क्या है, पशुपालन है से रिलेटेड है। 48 क्या था, 47 था कि पोषण और आपका नशीले द्रव्यों का प्रयोग को कम करना, ड्रगों के प्रयोग को निषेध करना, ये सब था। तो और 48 में था आपका पशुपालन और क्या है, पशुपालन का विकास, ये सब, गौवध का निषेध, ये सब था। तो ये तो गांधीवादी हो गया। समाजवादी में क्या है, जिसमें भी जो भी चीज़ समाज को इक्वल बनाने का प्रयास करे वो आप समझिए कि समाजवादी चीज़ में आ जाएगा मोटा मोटी। तो अब देखिएगा इसमें क्या है, 38 में भी इक्वलिटी का बात किया गया था, सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करना, तो वो भी आपका समाजवादी हो गया। 39 तो पूरा ही उससे रिलेटेड है, पुरुष को महिलाओं के बराबर धन का अहितकारी संकेंद्रण को रोकना। आप देखिएगा रूस में बहुत पहले एक सार्वजनिक संपत्ति की जो अवधारणा थी, निजी संपत्ति की अवधारणा, उसको हटा दिया गया था। 39A में भी वही है कि निःशुल्क विधि संहिता है, मतलब गरीबी के कारण किसी व्यक्ति को ऐसा ना हो कि वकील ना रख पाए, तो ये भी बराबरी से रिलेटेड है। 41 किससे से रिलेटेड है, 41 भी इससे है कि बीमारी, बेरोजगारी और बीमारी, बुढ़ापा और अशक्तता के समय में लोक सहायता का अधिकार। 43 2 और 43 मजदूर वर्ग से रिलेटेड है। 43 भी प्रबंधन में रिलेटेड है, 43 को प्रबंधन में मजदूरों के भागीदारी। और 47 किस से रिलेटेड है, जो, तो ये सब हो गया हम लोगों का। और अब उदारवादी में देखते हैं आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, इस पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। समान विधि संहिता, मतलब ये भी है कि उदारवादी मतलब कि कोई भी संकीर्ण आधार पे जो रूढ़िवादी चीज़ से चल रहा है, जिसके आधार पे विभेद हो रहा है, उसको हटाना। जैसे कि धर्म के आधार पे चल रहा था तो वो फिर हो गया। उसी तरह पढ़ाई के कारण कुछ लोग पीछे हो जा रहे थे तो 45 लाया आया, सबको शिक्षा मिले। 48 हो गया आपका, वो भी पशुपालन हो गया, वन, और ये फिर वन, पर्यावरण, ये सब की रक्षा। उदारवादी नहीं होता है। 51 तो आएगा ही, अंतर्राष्ट्रीय कानून वाला। उस तरह 50 भी आएगा, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 49 आएगा कि जो सार्वजनिक चीज जो है हमारे स्मारक वगैरह, उसकी सुरक्षा। तो ये हो गया आपका। अम्बेडकरवादी में क्या होगा, इस तरह से देखते देखते आपको देखिएगा कि खुद ही याद हो जाएगा सारा। 44 में क्या था हम लोगों का, समान विधि संहिता था। और 46 में क्या था, SC ST एवं दुर्बल वर्गों की सुरक्षा। तो ये दोनों अम्बेडकरवादी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछेगा तो बना दीजिएगा। और एक चीज़ जो है क्या है, DPSP VS फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों में जो मूलभूत अंतर है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं।
ये पीटी में भी पूछ देता है और मेंस में भी पूछेगा, तो अगर एक बार देखे रहिएगा ना तो आप जल्दी लिख पाइएगा, आपका समय बचेगा। तो सामान्यतः नकारात्मक, नकारात्मक मतलब पूरा नेगेटिव नहीं लेना है। नकारात्मक मतलब ये है कि जो चीज़, जो आपको बताता है क्या नहीं करना है वो नकारात्मक, और जो बताता है कि क्या करना है वो हो गया सकारात्मक। तो आप देखिएगा तो फंडामेंटल राइट्स ये बताता है राज्य को क्या नहीं करना है, उत्पीड़न नहीं करना है, इस आधार पर विभेद नहीं करना है, जीवन का स्वतंत्रता नहीं छीनना है, तो ये बताता है बेसिकली। और डीपीएसपी सकारात्मक है, जो बताता है राज्य को कुछ करने का निर्देश देता है, शिक्षा के लिए कुछ करने का निर्देश, फीमेल और समानता के लिए कुछ करने का निर्देश, तो ये हो गया चीज़। दूसरा है वाद के योग्य, इस पर हम लोग बात कर ही गए थे कि इनफोर्सेबल है, आप न्यायालय में जाके फंडामेंटल राइट्स को लागू करवा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी वाद के योग्य नहीं है। यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, जबकि ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। ये पीटी में पूछता है ये क्वेश्चन, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बना दीजिएगा। जनता को प्राप्त अधिकार वर्तमान में जो वो है फंडामेंटल राइट्स, और वो क्या है जो भविष्य लक्ष्य अधिकार है, वो आपका होगा डीपीएसपी में। एक साधन है और ये साध्य है। ये आपका मतलब था कि सब चीज़ समान हो जाए, एक प्रकार से साध्य है, थोड़ा आदर्शात्मक है, और उसलिए इसको साध्य में रखा गया। और उसका साधन क्या है, फंडामेंटल राइट्स का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़े, तो इस साधन में हो गया। तो ये सब कुछ अंतर है। और एक चीज़ जो पूछता है, ये पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, और जीपीएस भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। बस लगभग हो गया है। और एक डिसीजन, एक दो डिसीजन है इससे रिलेटेड, वो हम लोग देख लेते हैं। इससे अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तो आप इतना अंतर को डालते हुए फिर ये दोनों का बारे में लिख सकते हैं कि केशवानंद भारती और निरनवा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने डीपीएसपी तथा मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन को संविधान का आधारभूत लक्षण बताया है। यानी कोई भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अगर उसको इन्फोर्सेबल है तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व देना है। और अभी तो बहुत सारा चीज़ आपका आ गया है डीपीएसपी का भी फंडामेंटल राइट्स में, तो दोनों के बीच का संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।